स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961। प्रश्न 1, किन आवासों पर स्थान नियंत्रण अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं? संक्षेप में विवेचना कीजिए। टू विच अकोमोडेशन द प्रोविजंस ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 डू नॉट अप्लाई? स्टेट ब्रीफली। उत्तर, अधिनियम का लागू होना। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। धारा 1 के अनुसार मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 संपूर्ण मध्य प्रदेश क्षेत्र पर लागू होगा। अधिनियम में प्रथम अनुसूची में उन स्थानों का उल्लेख किया गया जहां की यह अधिनियम लागू होगा। इस अधिनियम को किसी अन्य शहरों या कस्बों में लागू करना है तो उसके लिए अधिसूचना जारी करना आवश्यक है। कैंटोनमेंट क्षेत्र में इस अधिनियम को लागू करना राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये क्षेत्र संसद का है। संसद द्वारा मई 1964 तथा जुलाई 1964 को अधिसूचना जारी करके महू, जबलपुर, मुरार, सागर एवं पचमढ़ी कैंटोनमेंट क्षेत्रों में लागू किया गया है। अधिनियम का लागू न होना। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। धारा 3 के अनुसार यह अधिनियम निम्नलिखित संपत्तियों पर लागू नहीं होगा। 1, ऐसा कोई स्थान जो सरकार की संपत्ति हो। 2, ऐसा स्थान जो निवास या निवासेतर प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता हो तथा जो किसी स्थानीय प्राधिकार की संपत्ति हो। तथा 3, राज्य शासन उचित समझे तो निम्नलिखित में से किसी भी स्थान पर इस अधिनियम को लागू नहीं करने बाबत अधिसूचना जारी कर सकता है। 1, शैक्षणिक संस्था पर। 2, धार्मिक या पारमार्थिक संस्था के स्थान पर। 3, किसी ऐसे नर्सिंग होम या प्रसूति गृह के स्वामित्व के स्थान पर जिसकी संपूर्ण आय उसी के उपयोग में लाई जाती हो। धारा 4 के अनुसार इस अध्याय में की कोई भी बात अर्थात अध्याय 2 भाड़े के संबंध में उपबंध किसी ऐसे स्थान को जिसका निर्माण इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात पूरा हुआ हो उस तारीख से जिसको कि ऐसे निर्माण के पूरा होने की बाबत अधिसूचना स्थानीय प्राधिकारी को दी गई हो 5 वर्ष की कालावधि तक लागू नहीं होगी। धारा 3 के प्रयोजनों के लिए सरकार शब्द से तात्पर्य साधारण खंड अधिनियम 1957 की धारा 242 में दी गई परिभाषा से है, जो इस प्रकार है। राज्य सरकार या सरकार से तात्पर्य मध्य प्रदेश राज्य सरकार है। धारा 3 के प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकारी से तात्पर्य वही है जो साधारण खंड अधिनियम 1957 की धारा 220 में दिया गया है, जो इस प्रकार है। स्थानीय प्राधिकारी से तात्पर्य नगर निगम, नगरपालिका, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, कैंटोनमेंट बोर्ड तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं से है जिन पर नियंत्रण एवं जिनका व्यवस्थापन सरकार द्वारा किया जाता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित की परिभाषा देते हुए व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन एंड डिफाइन द फॉलोइंग्स। 1, आवास या स्थान अकोमोडेशन। 2, भवन स्वामी लैंडलॉर्ड। 3, कुटुंब का सदस्य मेंबर ऑफ द फैमिली। 4, वैध वृद्धि लीगल इंक्रीज। 5, मानक भाड़ा स्टैंडर्ड रेंट। उत्तर 1, आवास या स्थान। धारा 2 जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो कोई भवन या किसी भवन का भाग चाहे वह नैवासिक हो या अनैवासिक और उसके अंतर्गत आता है या आती है। कोई ऐसी भूमि जो कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में न लाई जा रही हो। ऐसे भवन या भवन के भाग से अनुलग्न उद्यान, मैदान, गैराज तथा उपगृह आउट हाउस यदि कोई हो। कोई ऐसी फिटिंग जो ऐसे भवन या भवन के भाग के अधिक फायदाप्रद उपयोग के लिए उसमें लगाई गई हो। कोई ऐसा फर्नीचर जो ऐसे भवन या भवन के भाग में उपयोग में लाए जाने के लिए भूमिस्वामी द्वारा दिया गया हो। 1965 SC 716 के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि चालू दाल मिल को दाल बनाने के लिए किराए पर देना स्थान शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। स्थान की परिधि में भवन से संलग्न उद्यान, गैराज तथा खुला मैदान भी आता है। रामचरण बनाम नरसिंह दास 1982 MP20 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि भवन स्वामी के चबूतरे पर बनी गुम्फी को भी स्थान में शामिल किया गया है, परंतु उत्तमचंद बनाम सरदारमल 1965 SC 716 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि चालू दाल मिल को दाल बनाने हेतु किराए पर दिया गया है तो वह स्थान की परिभाषा में नहीं आता है। स्थान शब्द में भवन का वह फर्नीचर भी शामिल है जो कि भवन स्वामी द्वारा भाड़ेदार को भाड़े या किराए पर दिया गया है या जो कि भवन के लाभ के लिए लाया गया है। 2, भवन स्वामी लैंडलॉर्ड। धारा 2B में भवन स्वामी को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार भवन स्वामी से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो 1, स्वयं के लिए भाड़ा प्राप्त कर रहा हो या 2, जो अन्य किसी के लिए भाड़ा प्राप्त कर रहा हो या 3, जो अन्य किसी व्यक्ति की ओर से भाड़ा प्राप्त कर रहा हो या 4, जो व्यक्ति के लाभ के लिए भाड़ा प्राप्त कर रहा हो या 5, जो व्यक्ति के अभिभावक, रिसीवर या अभिकर्ता के रूप में भाड़ा प्राप्त कर रहा हो। भवन स्वामी की परिभाषा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को सम्मिलित करती है जो कि भाड़ेदार किराएदार नहीं है परंतु वह किराया प्राप्त करने का अधिकार रखता है। परंतु यदि कोई भाड़ेदार या किराएदार किसी उपभाड़ेदार से किराया वसूल करता है तो वह भाड़ेदार उस उपभाड़ेदार के लिए भवन स्वामी होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति भाड़ा वसूल करता है या ऐसा करने का अधिकार रखता है वह व्यक्ति भवन स्वामी कहलाता है। भवन स्वामी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति उस स्थान पर अपना स्वत्व टाइटल रखता हो। यदि पत्नी के लिए पति भवन किराए पर देता है या पुत्र के लिए पिता भवन किराए पर देता है तो पति या पिता की परिभाषा के अनुसार भवन स्वामी कहलाएंगे। इस प्रकार ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भवन स्वामी कहलाएगा जो कि 1, भाड़ा प्राप्त करता हो या करने का अधिकार रखता हो तथा 2, वह भाड़ेदार किराएदार के रूप में मालिक से स्वत्व प्राप्त न करता हो। संयुक्त परिवार की संपत्ति में प्रत्येक वह व्यक्ति जो ऐसी संपत्ति में अंश रखता है भूमिस्वामी होता है। सरिन वी. अजीत कुमार 1966 SC 432। 3, कुटुंब का सदस्य मेंबर ऑफ द फैमिली। धारा 2A के अनुसार कुटुंब का सदस्य से किसी व्यक्ति की दशा में अभिप्रेत है पति या पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री, पिता, पिता या पितामह, माता, भाई, अविवाहित बहन, चाचा, चाचा की पत्नी या विधवा, भाई का पुत्र या अविवाहित पुत्री जो कि उसके साथ संयुक्त रूप से निवास करते हो या अन्य कोई नातेदार जो कि उस पर आश्रित हो।
अधिनियम में परिवार के सदस्य शब्द की उदारतापूर्वक व्याख्या की है तथा कुछ निश्चित रिश्ते तो प्रदान किए हैं जिन्हें परिवार का सदस्य माना जाता है, परंतु परिभाषा में आश्रित शब्द प्रयोग कर इसे अधिक विस्तृत कर दिया है। परिभाषा के अनुसार परिवार के सदस्य में निम्नलिखित शामिल हैं जो 1. संयुक्त रूप से रहते हों। 2. रक्त संबंधी या अन्य संबंधी हों। 3. जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आश्रित हों। 4. वैध वृद्धि लीगल इंक्रीज। धारा 2C के अनुसार विधिपूर्ण वृद्धि से तात्पर्य है भाड़े में ऐसी कोई वृद्धि जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनुज्ञापित हो। वैध वृद्धि उसी को कहेंगे जो कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत भाड़े में की गई हो। धारा 8 के अनुसार विधिपूर्ण वृद्धि केवल मानक किराए में ही की जा सकती है। यदि मानक किराया निर्धारित नहीं है तो वैधानिक वृद्धि नहीं की जा सकती है। इस प्रकार की वृद्धि के पूर्व भाड़ेदार को सूचना देना आवश्यक होता है। 5. मानक भाड़ा स्टैंडर्ड रेंट। अधिनियम की धारा 2 जब में किसी स्थान के संबंध में देय मानक भाड़े को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार 1. मानक भाड़े की परिभाषा मानक भाड़े से अभिप्रेत है। धारा 7 में निर्दिष्ट किया गया मानक भाड़ा या जहां मानक भाड़ा धारा 8 के अधीन बढ़ा दिया गया हो तो वहां ऐसा बढ़ा हुआ भाड़ा। अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किसी स्थान के संबंध में मानक भाड़े से निम्न अभिप्रेत है। धारा 7(1) जहां किसी स्थान के संबंध में निर्सित अधिनियम के अधीन या निर्सित अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व तत्समय प्रचलित अधिनियम के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा युक्त वार्षिक भाड़ा या उचित भाड़ा नियत किया गया है, वहां ऐसा युक्त वार्षिक भाड़ा या उचित भाड़ा मानक भाड़ा समझा जाएगा। धारा 7(2)(1) यदि स्थान 1 जनवरी 1948 को या उससे पूर्व भाड़े पर दिया गया था और धारा 7 की उपधारा 1 के अनुसार युक्त भाड़ा या उचित भाड़ा ऐसे स्थान के संबंध में नियत नहीं किया गया है तो ऐसे स्थान का मानक भाड़ा वह होगा जो नगरपालिका कर निर्धारण रजिस्टर में दर्शाया गया है या जो 1 जनवरी 1948 को प्राप्त किया जाता था, इनमें जो भी कम हो। धारा 7(2)(2) यदि स्थान 1 जनवरी 1948 को या उससे पूर्व भाड़े पर नहीं दिया गया था तो ऐसे स्थान के संबंध में मानक भाड़ा नगरपालिका कर निर्धारण रजिस्टर में दर्शाया गया भाड़ा या जो 1 जनवरी 1948 को प्राप्त किया जा सकता था, इनमें जो भी कम हो ऐसे स्थान का मानक भाड़ा समझा जाएगा। उपरोक्त वर्णित खंडों के मामलों में निम्नलिखित वृद्धि की जा सकेगी। क शैक्षणिक तथा नैवासिक स्थान की दशा में भाड़े के 35% तक। ख अन्य स्थानों की दशा में भाड़े के 70% तक। ग अभिधारी द्वारा नगरपालिका कर संदाय न करने की दशा में जबकि 1 जनवरी 1948 के पश्चात ऐसे कर में कोई वृद्धि की गई हो तो ऐसी वृद्धि के बराबर तक की रकम। खंड 1 एवं 2 में वर्णित मानक भाड़े में वृद्धि तभी की जा सकेगी जबकि स्थान अच्छी और वास्य अवस्था में रखा गया हो। धारा 7(3) जबकि स्थान उपरोक्त वर्णित खंड 1 व 2 में न आता हो तब ऐसे स्थान का मानक भाड़ा निम्न होगा। यदि ऐसे स्थान के संबंध में नगरपालिका कर पृथक से निर्धारित हुआ तो ऐसे निर्धारण के अनुसार वार्षिक भाड़ा उस पर 15% सहित मानक भाड़ा समझा जाएगा। यदि ऐसे स्थान में केवल एक ही भाग के संबंध में निर्धारण हुआ है तो ऐसे निर्धारण के अनुसार उस संपूर्ण स्थान के वार्षिक भाड़े की आनुपातिक रकम उस पर 15% सहित मानक भाड़ा समझा जाएगा। यदि उस स्थान के संबंध में उपरोक्त निर्धारण न हुआ हो तो भूमिस्वामी और भाड़ेदार के बीच करारित वार्षिक भाड़ा। यदि स्थान भाड़े पर नहीं उठाया गया है तो ऐसा भाड़ा जो उस समय प्राप्त किया जा सकता हो। भवन निर्माण की वास्तविक लागत और निर्माण प्रारंभ होने की तारीख पर स्थान के बाजारू मूल्य की संकलित रकम पर 6-3/4% राशि। खंड ग में दर्शाए गए भाड़े में से मानक भाड़ा वह समझा जाएगा जो सबसे कम हो। प्रश्न 3 किराएदार को परिभाषित कीजिए। क्या पक्षकार जिसके विरुद्ध वाद चल रहा है एवं अपील लंबित है किराएदार होता है? क्या किराएदारी उत्तराधिकार द्वारा भी निर्मित होती है? Explain the term tenant. Whether a party against whom the appeal is pending is still tenant. Whether a tenancy arises from succession. उत्तर भाड़ेदार या किराएदार की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ टेनेंट। अधिनियम की धारा 2(i) में भाड़ेदार को या किराएदार को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को भाड़ेदार या किराएदार माना गया है। 1 वह व्यक्ति जो कि स्थान का भाड़ा देता है या 2 वह व्यक्ति जिसकी ओर से भाड़ा दिया जाता हो या 3 वह व्यक्ति जिसके द्वारा स्थान का भाड़ा देय हो या 4 वह व्यक्ति जो कि उपभाड़ेदार के रूप में निवास करता हो या 5 विधिक भाड़ेदार। विधिक किराएदार से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी भाड़ेदारी या किराएदार भवनस्वामी द्वारा तो समाप्त कर दी गई हो परंतु उसे विधिक संरक्षण मिल रहा हो अर्थात उसके विरुद्ध निष्कासन की डिक्री किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न की गई हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि वह व्यक्ति भी किराएदार माना जाएगा जिसके विरुद्ध वाद चल रहा हो या अपील लंबित हो। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि भाड़ेदार या किराएदार व्यक्ति के लिए इतना पर्याप्त है कि उसकी ओर से आवास का भाड़ा देय हो तथा वह व्यक्ति भाड़ा देता हो। भाड़ेदार कौन नहीं है? हु इज नॉट अ टेनेंट परिभाषा ये भी स्पष्ट करती है कि कौन व्यक्ति भाड़ेदार या किराएदार नहीं है। निम्नलिखित व्यक्ति भाड़ेदार नहीं है। 1 ऐसा किराएदार या भाड़ेदार जिसके विरुद्ध निष्कासन की डिक्री पारित कर दी गई हो। 2 धारा 13 के प्रयोजन के लिए उपभाड़ेदार को भाड़ेदार नहीं माना जाता है। क्या किराएदारी उत्तराधिकार द्वारा निर्मित हो सकती है? वेदर द टेनेंसी में अराइज फ्रॉम सक्सेशन। दामादीलाल बनाम परसराम ए 1976 SC 2229 के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि भाड़ेदारी हित न्यायगत होने वाला हित है अतः उत्तराधिकारियों को भाड़ेदारी उत्तराधिकार के तहत प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि किराएदारी या भाड़ेदारी उत्तराधिकार द्वारा निर्मित की जा सकती है। प्रश्न 4 गैर कानूनी प्रभार का न तो दावा किया जा सकता है और न ही वसूल ही किए जाएंगे भले ही उसके विपरीत कोई करार क्यों न हो। समझाइए। अनलॉफुल चार्जेस आर नॉट टू बी क्लेम्ड और रिसीव्ड नॉटविथस्टैंडिंग एनी अग्रीमेंट टू बी कॉन्ट्ररी। डिस्कस। अथवा क्या किसी विरुद्ध प्रभारों का दावा भाड़े के साथ किया जा सकेगा? क्या उन्हें भाड़े के साथ प्राप्त किया जा सकेगा? कैन अनलॉफुल चार्जेस में बी क्लेम्ड विद रेंट? कैन अनलॉफुल चार्जेस बी रियलाइज्ड विद रेंट? डिस्कस।
उत्तर भवन स्वामी द्वारा अवैध वसूली पर रोक रिस्ट्रिक्शन ऑन अनलॉफुल चार्जेस बाय लैंडलॉर्ड अधिनियम की धारा 5 के अनुसार कोई भी अभिधारित प्रतिकूल किसी करार के होते हुए भी किसी स्थान के अधिभोग के लिए भूस्वामी को मानक भाड़े से अधिक किसी रकम का संदाय करने का दायी नहीं होगा। मानक भाड़े से अधिक भाड़े के संदाय का करार केवल मानक भाड़े के संदाय का करार ही माना जाएगा। विधि विरुद्ध प्रभारों का न तो दावा किया जाएगा और न ही वे प्राप्त किए जाएंगे। धारा 6 के अनुसार अधिनियम के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति तत्प्रतिकूल किसी करार के होते हुए भी मानक भाड़े से अधिक किसी भाड़े का न तो दावा करेगा और न ही प्राप्त करेगा। 1. किराएदार एवं भूस्वामी पर प्रतिबंध। कोई भी व्यक्ति किसी स्थान को अभिधृति या उपभिधृति पर दिए जाने और उसे नवीकृत किए जाने या चालू रखे जाने के प्रतिफल स्वरूप प्रीमियम या पगड़ी के रूप में किसी संदाय का न तो दावा करेगा और न उसे प्राप्ति करेगा और न भाड़े के अतिरिक्त किसी भी प्रतिफल का नकदी या वस्तु रूप में न तो दावा करेगा और न उसे प्राप्ति करेगा। या अग्रिम भाड़े के रूप में 1 मास के भाड़े से अधिक का संदाय भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की अनुमति के बिना न तो दावा करेगा और न उसे प्राप्ति करेगा। भाड़ेदार या भाड़ेदार की ओर से कार्य करने वाले या कार्य करने के लिए तात्पर्यित किसी अन्य व्यक्ति या उपभाड़ेदार के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी स्थान की यथास्थिति अपनी अभिधृति या उपभिधृति के त्याग अंतरण या समनुदेशन के प्रतिफल स्वरूप किसी संदाय का दावा करे या कोई संदाय प्राप्त करे। 2. करार के अधीन अग्रिम संदाय। यदि भूमिस्वामी को किसी व्यक्ति द्वारा करार के माध्यम से निर्माण हेतु वित्त व्यवस्था करने के प्रयोजन से कोई राशि इस शर्त के साथ दी गई हो कि निर्माण पूरा हो जाने पर भूमिस्वामी वह संपूर्ण स्थान या उसके किसी भाग को उस व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्य के उपयोग के लिए भाड़े पर देगा, तो धारा 6 की कोई भी बात लागू नहीं होगी। किंतु करार के अधीन इस प्रकार देय राशि 5 वर्ष के भाड़े से अधिक नहीं होगी जो कि निर्माण पूरा हो जाने पर भाड़े पर दिए जाने वाला है, तथा इस प्रकार देय राशि भाड़े का अग्रिम संदाय समझी जाएगी। भवन स्वामी कौन सी राशि वसूलने का अधिकारी है? अमाउंट विच कैन बी रिकवर्ड बाय लैंडलॉर्ड। भवन स्वामी निम्नलिखित परिस्थितियों में भाड़ेदार से निम्न प्रकार की राशि वसूल सकता है। 1. भवन निर्माण के लिए भवन स्वामी अग्रिम धनराशि भाड़ेदार से वसूल कर सकता है, परंतु उसके लिए उसी व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य को भवन या स्थान किराए पर देने के लिए संविदा की गई हो। 2. भवन स्वामी भाड़ेदार से इस आशय से सुरक्षा निधि जमा करा सकता है कि वह मकान को क्षति नहीं पहुंचाएगा। 3. यदि भवन स्वामी ने भाड़ेदारी समाप्त कर दी है तथा यदि भाड़ेदार भवन को रिक्त नहीं करता है तो भवन स्वामी किराएदार से अंतर्लाभ धन वसूल करने का अधिकारी है, परंतु भवन स्वामी उस दशा में किराएदार से एडवांस राशि ले सकता है जबकि उसने किसी करार के तहत भूमि पर भवन बनाना हो एवं बने हुए भवन को उसी किराएदार को या उसके परिवार के किसी सदस्य के उपयोग हेतु किराए पर दे देना हो। धारा 6(4) में यह स्पष्ट है कि भवन स्वामी द्वारा उतनी ही राशि ली जा सकती है जो कि किराएदार से 5 वर्ष तक की कालावधि के लिए किराए के रूप में वसूली जा सकती हो। प्रश्न 5. उन आधारों की विवेचना कीजिए जिन पर भूस्वामी द्वारा किराएदार के निष्कासन हेतु वाद दायर किया जा सकता है। स्टेट द ग्राउंड्स ऑन विच अ सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर एजेक्टमेंट ऑफ अ टेनेंट। अथवा स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत किराएदार को बेदखल करने पर कौन कौन से निर्बंधन हैं? व्याख्या कीजिए। What are the restrictions imposed on the eviction of tenant under the provision of M.P. Accommodation Control Act? Discuss. अथवा भवन स्वामी मनमाने ढंग से भाड़ेदार को निष्कासित नहीं कर सकता है। अधिनियम मनमाने ढंग से भाड़ेदार के निष्कासन पर प्रतिबंध लगाता है। विवेचना कीजिए। A landlord cannot evict the tenant according to his sweet will. Act puts restrictions on the eviction of the tenant according to sweet will of the landlord. Discuss. उत्तर भाड़ेदार की बेदखली पर निर्बंधन रिस्ट्रिक्शंस ऑन एविक्शन ऑफ टेनेंट अधिनियम के लागू होने के पूर्व भाड़ेदार को संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 111 के तहत दिए गए आधारों के आधार पर निष्कासित किया जाता था। धारा 111 में बहुत अधिक आधार भवन स्वामी को प्राप्त थे, जिस वजह से वह आसानी से भाड़ेदार से भवन रिक्त करा लेता था। अधिनियम ने भवन स्वामी की स्वतंत्र इच्छा पर प्रतिबंध लगाए हैं। स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 में मुख्य रूप से उन आधारों का उल्लेख किया गया जिनके आधार पर ही भवन स्वामी किराएदार को निष्कासित करने के लिए वाद ला सकता है। धारा 12 के तहत वाद केवल व्यवहार न्यायालय में ही लाया जा सकता है। अधिनियम की धारा 12 के तहत भाड़ेदार का निष्कासन धारा में उल्लेखित आधारों पर ही किया जा सकता है, अन्य किसी आधार पर भाड़ेदार को निष्कासित नहीं किया जा सकता है। रोशन लाल बनाम मदन लाल 1975 SC 2130 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पक्षकार केवल आपसी समझौते के आधार पर निष्कासन की डिक्री चाहें तो इस प्रकार की डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। इस प्रकार समझौते के आधार पर भाड़ेदार को निष्कासित नहीं किया जा सकता है। धारा 12 भवन स्वामी पर स्थान खाली कराने के संबंध में प्रतिबंध लगाती है, परंतु वह धारा भाड़ेदार के बचाव के अधिकार राइट टू डिफेंस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाती है। भाड़ेदार अपना बचाव किसी भी विधि के प्रावधानों के तहत कर सकता है। इस प्रकार धारा 12 उन आधारों का उल्लेख करती है जिनके आधार पर भवन स्वामी भवन खाली करा सकता है। किराएदार के निष्कासन या स्थान खाली कराने के आधार ग्राउंड्स फॉर द एविक्शन ऑफ टेनेंट धारा 12(1)(a)। 1. बकाया भाड़े का भुगतान न होने पर। 2. अवैध रूप से उपभाड़े पर उठाना। 3. बाधा उत्पन्न करना या असंगत उपयोग स्वामित्व से इनकारी। 4. स्थान का 6 माह तक उपयोग न करना। 5. निवास की वास्तविक आवश्यकता। 6. काराबार की वास्तविक आवश्यकता। 7. स्थान का अत्यधिक असुरक्षित एवं अनुपयोगी होना। 8. पुनर्निर्माण परिवर्तन या परिवर्धन। 9. भाड़ेदार ने स्वयं के लिए निवास बना लिया हो। 10. भाड़ेदारी के कारण की समाप्ति। 11. स्थान को हानि पहुंचाना। 12. स्थान का बेचा जाना। 13. अनुचित निर्माण करना। 14. खुले स्थान पर भवन निर्माण। 15. बिना अनुमति के कब्जा। 16. भाड़ेदार अनैतिक अपराध का सिद्ध दोष ठहराया जा चुका है।
एक, बकाया आय का भुगतान न होने पर नॉन पेमेंट्स ऑफ अरियर ऑफ रेंट। यदि भाड़ेदार भवन स्वामी द्वारा भेजी गई विधिक सूचना के मिलने के 2 माह तक संपूर्ण किराया नहीं अदा करता है तो भवन स्वामी धारा 12(1) और कम तहत भवन खाली कराने के लिए व्यवहार न्यायालय में वाद ला सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि आय भाड़ेदार पर भाड़ा बकाया हो, एक भाड़े के मांग की सूचना भवन स्वामी द्वारा भाड़ेदार को दी गई हो, एक सूचना पत्र देने के बाद 2 माह का समय बीत चुका हो। जहां किराएदार द्वारा धारा 13 के प्रावधानों के अधीन किराया या भाड़ा भवन स्वामी को दे दिया जाता है वहां फिर इस आधार पर किराएदार को निष्कासित नहीं किया जा सकता है, परंतु यदि किराएदार द्वारा दोबारा लगातार 3 माह तक भाड़ा नहीं दिया जाता है तब उसे इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा, अर्थात फिर उसे इस आधार पर निष्कासित किया जा सकता है। 2. अवैध रूप से उपभाड़े पर उठाना अनलॉफुल सबलेटिंग धारा 12(1)(b) के प्रावधानों के अनुसार यदि भाड़ेदार ने किसी प्रकार के प्रतिफल के लिए यदि भवन को संपूर्ण रूप से या उसके किसी भाग को अवैध रूप से उपभाड़े पर उठा दिया है तो भवन स्वामी वह स्थान या भवन खाली करा सकता है। 3. बाधा उत्पन्न करना एवं असंगत उपयोग न्यूसेंस एंड इनकंसिस्टेंट यूज धारा 12(1)(c) के अनुसार यदि भाड़ेदार ने या उसके साथ रहने वाले किसी व्यक्ति ने कोई असंगत कार्य किया है या बाधा उत्पन्न की है या भवन का असंगत रूप से प्रयोग या उपयोग किया हो या उपरोक्त को करने की संभावना हो तो भवन स्वामी भवन रिक्त करा सकता है। जहां भवन रहने के लिए किराए पर दिया हो वहां स्कूल प्रारंभ करना भवन का असंगत उपयोग माना जा सकता है। 4. स्थान का 6 माह तक उपयोग ही न होना नॉट यूजिंग द अकोमोडेशन धारा 12(1)(d) के अनुसार यदि भाड़ेदार भाड़े पर दिए गए भवन का प्रयोग बिना किसी उचित कारण से 6 माह से नहीं कर रहा है तो भवन स्वामी उस भाड़ेदार किराएदार को निष्कासित करने का अधिकार रखता है। 5. निवास के लिए वास्तविक आवश्यकता बोनाफाइड रिक्वायरमेंट फॉर रेजिडेंस धारा 12(1)(a) के प्रावधानों के अनुसार भाड़े पर दिए भवन की भवन स्वामी को स्वयं के लिए या परिवार के किसी सदस्य के लिए या जिसके लाभ के लिए भवन बना हो उसके लिए निवास हेतु वास्तविक रूप से आवश्यकता है तो भवन स्वामी भवन रिक्त करा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि उस व्यक्ति के पास उस संबंधित नगर में अन्य कोई निजी स्थान या समुचित स्थान न हो। यदि ऐसा स्थान उसके पास है तो वह भवन खाली नहीं करा सकता है। यहाँ वास्तविक आवश्यकता से तात्पर्य ऐसी आवश्यकता से है जो सद्भावनापूर्ण होकर असत्य न हो। 6. कारोबार के लिए वास्तविक आवश्यकता बोनाफाइड रिक्वायरमेंट फॉर बिजनेस धारा 12(1)(f) के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई स्थान निवासितर प्रयोग के लिए भाड़े पर दिया गया है तथा उस स्थान की भवन स्वामी को अपना कारोबार चालू रखने या प्रारंभ करने के लिए या अपने वयस्क पुत्र या अविवाहित पुत्री के लिए या जिसके लाभ के लिए वह भवन बनाया गया है उसको अपने कारोबार के लिए वास्तविक रूप से आवश्यकता हो तो ऐसा स्थान रिक्त कराया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि एक संबंधित व्यक्ति के पास उस नगर में या क्षेत्र में अन्य कोई उपयुक्त या उचित या सुरक्षित स्थान न हो। 2. संबंधित व्यक्ति को ऐसे स्थान की आवश्यकता वास्तविक रूप से हो जहां भूमि स्वामी द्वारा स्थानांतरण द्वारा अर्जित किया गया हो वहां किराएदार के निष्कासन का दावा धारा 12(1)(a) एवं धारा 12(1)(f) के आधार पर तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि स्थान अर्जन की तारीख से वर्ष का समय न बीत गया हो। 7. स्थान का अत्यधिक असुरक्षित या अनुपयुक्त होना अनसेफ और अनफिट अकोमोडेशन धारा 12(1)(g) के अनुसार यदि स्थान या भवन मनुष्य के रहने के लिए अनुपयुक्त या असुरक्षित हो गया हो तथा उसकी मरम्मत बिना खाली किए न हो तब उस स्थान को रिक्त कराया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि ऐसा कार्य वास्तविक रूप से कराना आवश्यक हो। 8. पुनः निर्माण परिवर्तन एवं परिवर्धन के लिए फॉर रिकंस्ट्रक्शन और ऑल्ट्रेशन धारा 12(1)(h) के प्रावधानों के अनुसार यदि भवन स्वामी को पुनः निर्माण परिवर्तन या परिवर्धन के लिए स्थान की वास्तविक रूप से आवश्यकता हो तथा उपरोक्त कार्य बिना रिक्त कराए नहीं हो सकता हो तब भवन स्वामी ऐसे स्थान को रिक्त करा सकता है। 9. भाड़ेदार ने स्वयं के लिए निवास स्थान बना लिया हो टेनेंट हैव कंस्ट्रक्टेड हिज ओन रेजिडेंस धारा 12(1)(i) के अनुसार यदि भाड़ेदार ने अपने निवास हेतु उपयुक्त स्थान बना लिया है या उसको स्थान का आवंटन हो गया हो तो उससे भवन खाली कराया जा सकता है। 10. भाड़ेदारी या किराएदारी के आधार की समाप्ति टर्मिनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ टेनेंसी धारा 12(1)(j) के अनुसार जहां भवन इस आशय से दिया गया था कि भाड़ेदार भवन स्वामी की सेवा या नौकरी में था तब यदि वह सेवा या नौकरी समाप्त कर दी गई हो तो वह भवन खाली कराया जा सकता है। 11. स्थान को सारवान हानि पहुंचाना सब्सटैंशियल डैमेज टू द अकोमोडेशन धारा 12(1)(k) के अनुसार यदि भाड़ेदार ने स्थान को पर्याप्त रूप से हानि पहुंचाई है या पहुंचाने दी है जिससे कि भवन का मूल्य गिर गया हो तब वह भवन खाली कराया जा सकता है। यदि भाड़ेदार ऐसी क्षति की मरम्मत करा देता है तब भवन खाली नहीं कराया जा सकता। 12. स्थान का बेचा जाना सेल ऑफ द अकोमोडेशन धारा 12(1)(1) के अनुसार यदि भाड़ेदार ने भवन या स्थान खाली करने की लिखित सूचना भवन स्वामी को दी हो तथा बाद में भवन स्वामी ने इस स्थान को बेचने का करार कर लिया हो तब उस स्थान को खाली कराया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि यदि भवन स्वामी ने अनुबंध के अनुसार भवन या स्थान का कब्जा न किया तो उसे गंभीर हानि या क्षति पहुंचेगी। 13. अनुचित निर्माण अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन धारा 12(1)(m) के प्रावधानों के अनुसार यदि भाड़ेदार भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बिना उस स्थान पर किसी भी प्रकार का निर्माण करता है जिससे भवन के मूल्य में कमी होती है या भवन स्वामी के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो वह स्थान खाली कराया जा सकता है। 14. खुले स्थान पर भवन का निर्माण कंस्ट्रक्शन ऑफ अकोमोडेशन ऑन ओपन लैंड धारा 12(1)(n) के अनुसार यदि भवन स्वामी को उस खुले स्थान की भवन के निर्माण के लिए आवश्यकता हो जो कि भाड़े पर दिया गया है तो उस स्थान को रिक्त कराया जा सकता है। 15. बिना अनुमति के कब्जा पोजेशन विदाउट कंसेंट धारा 12(1)(0) के अनुसार यदि भाड़ेदार ने बिना किसी लिखित सूचना के भवन स्वामी के ऐसे किसी स्थान पर कब्जा कर लिया है जो कि भाड़े के भाग में सम्मिलित नहीं है तथा उस स्थान को लिखित सूचना के बाद भी खाली नहीं किया है तो भाड़ेदार का निष्कासन हो सकता है। 16. भाड़ेदार स्थान के अनैतिक उपयोग के अपराध का दोषी द टेनेंट कन्विक्टेड ऑफ यूजिंग द अकोमोडेशन फॉर मॉरल पर्पसेस धारा 2(1)(p) के प्रावधानों के अनुसार यदि भाड़ेदार किसी लागू विधि के प्रावधानों के तहत किसी अनैतिक या अवैध प्रयोजनों के लिए उस स्थान का प्रयोग करने या करने देने के अपराध का दोषी पाया जाता है तो वह उस आधार पर भवन से निष्कासित किया जा सकता है। धारा 12 में उल्लेखित आधारों के अलावा अन्य आधार ग्राउंड्स अदर देन आई मेंशन्ड इन सेक्शन 12
एक, सीमित अवधि की किराएदारी की दशा में इन केस ऑफ टेनेंसी फॉर लिमिटेड पीरियड धारा 19 के अनुसार जहां स्थान को धारा 39(1) के तहत सीमित अवधि के लिए किराए पर दिया गया है वहां उस कालावधि के समाप्त होने के बाद भवन स्वामी उस स्थान को रिक्त करा सकता है। 2, विशेष मामलों में विशेष उपबंध स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन केसेस धारा 20 के अनुसार जब कोई भवन स्वामी कंपनी या निकाय हो या स्थानीय प्राधिकारी हो या एक सार्वजनिक संस्था हो तो वह निम्नलिखित आधारों पर स्थान रिक्त करा सकता है। जब स्थान उपरोक्त भवन स्वामी के किसी नियुक्त कर्मचारी के उपयोग के लिए आवश्यक हो। जब वह स्थान भाड़ेदार को इसलिए दिया हो कि वह भाड़ेदार भवन स्वामी की सेवा या नौकरी में था जो कि अब नहीं रहा हो। कोई अन्य व्यक्ति ऐसे स्थान पर अनाधिकृत अधिवास किए हो।